हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है वो है हमारा फॉरेन ट्रेड से। तो आज ये जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उनके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसका आउटकम होता है। ऑप्शंस हैं टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड है पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, थर्ड है कल्चरल टाइज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा वो किसका आउटकम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजिली बता सकते हैं आप। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री से बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना इंटरनेशनल ट्रेड है। यानी कि हम किसी के भी साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा डिवीजन हो रहा है वो लेबर का डिवीजन हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर इस कंट्री में अगर हमारी यहाँ पे ब्रांच है तो अदर कंट्रीज में भी हमारी लेबर है वो वहां से वर्क कर रही है, हमारी ब्रांचेस अदर कंट्री में ओपन है और वहां के वर्कर्स हमें अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स इसमें नहीं आएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज सच इससे डायरेक्ट कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से, और ना ही कल्चरल टाइज है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। अब इसमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड का नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड क्या होता है, आप सब इजीली जानते होंगे। होम ट्रेड होता है जब हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, यानी विद इन दी कंट्री, और फॉरेन ट्रेड होता है जब हम कंट्री के बाहर जाके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन है डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, होमोजीनिटी ऑफ मार्केट या फिर डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज। बताइए। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट करेंसी। ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड में डिफरेंट करेंसीज हों। डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, ये बिल्कुल सही है कि ये होती हैं। होमोजिनिटी ऑफ मार्केट, ये भी सही है बिल्कुल, और डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसमें से फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन, सेकंड है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन, थर्ड है वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं हो सकता है। आंसर करिए जल्दी से। देखिए, फर्स्ट है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे अदर कंट्रीज के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो भी स्ट्रांग होते हैं। सेकंड हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन। जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमारा क्या है, मार्केट जो है वो एक्सपेंड होगा। मार्केट एक्सपेंड होगा तो हमें डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है हमारा वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी। अब वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी भी हमारी होगी, क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो सबका ही डेवलपमेंट होगा साथ में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रेड का हमारा एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस ड्यू टू द मेन रीजन लाइक। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा किसका किसका मुख्य कारण है, ठीक है, कि इसके कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, ट्रेडिशनल, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन या फिर पॉलिटिकल नीड्स। बताइए, ऐसे कौन सा कारण है जिससे हमें लगता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। देखिए, यहाँ पे
कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि सी एंड डी पॉइंट ऐसा है, बी भी हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट भी हो सकते हैं कि हाँ ये एक कारण हो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, मेन रीजन पूछा गया है आपसे, ठीक है, हाईलाइट है मेन रीजन। तो मेन रीजन तो यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हम दूसरी कंट्री की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं वहाँ की हमसे ज़्यादा डेवलप है टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी से जो हम काम करेंगे वो हमें जल्दी मिलेगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पर, सॉरी टाइम सेव होगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और फिर जो हम जितने रुपए में हम अपने मार्केट से कोई भी मशीन खरीदते हैं उससे कम रुपए में हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमारा मार्केट यहाँ से बिल्कुल हट गया है चाइना का, लेकिन हम चाइनीज प्रोडक्ट लोग सबसे ज़्यादा क्यों खरीदते थे, वो इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो बहुत चीप होते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ उनको तरफ लोग ज़्यादा उनका मूव होता था। तो यही कारण है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट है उसका कि हम उनकी तरफ ना चाहते हुए भी हम सोचते हैं कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो हमारे काम जल्दी हो जाएगा, हमारे पैसे कम लगेंगे उसमें। तो ये हमारा मेन रीजन है। बाकी ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन भी हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि हाँ उनके ट्रेडिशन में ये चीज़ बहुत इस तरह से होती है, या फिर उनके ट्रेडिशन में ये वाला फूड है वो बहुत फेमस है, हमें भी ट्राई करना चाहिए, इसलिए हम अदर कंट्रीज के फूड को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन भी हमारा सही है एंड पॉलिटिकल नीड्स भी, लेकिन मेन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है वो किसने दी थी, किंडल बर्गर ने, जेएस मिल ने, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, बताइए। आपके एग्जाम में इसके थ्योरी के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसने दी थी और इस थ्योरी में क्या कहा गया है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे डेविड रिकार्डो ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रिलीजन ट्रेड हुज स्टेटमेंट इज, अब ये वाले जो स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड लेकिन एक स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रीजन ट्रेड है, ये किसने कहा था, रिकार्डो ने, हैकर ने, टॉसिन ने या फिर ओलिन ने। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएं, लेकिन फिर भी कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं, आप वो याद कर लीजिए, हो सकता है आप भी सकते हैं, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है 1-2 साल से, वो बहुत डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। कई बार आपने 2019 और 20 का पेपर उठा के देखा होगा तो उसमें इस तरह का पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो 2019 में की क्वेश्चंस दिए हैं उसका बिल्कुल ही बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो 2020 में दे दिया था, आपने देखा हो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत था, इसलिए आप 2021 की तैयारी अच्छे से करके चलिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट ओलिन ने दिया था। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय, अब जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा किसने दिया, विनर ने, टॉसिन ने, एल्सवर्थ ने या फिर डॉरेंस ने। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डॉरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर, अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारा क्या मेजर करता है। ऑप्शंस है, रिलेटिव प्राइस इन द इंपोर्टिंग कंट्री, सेकंड ऑप्शन है रिलेटिव प्राइस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, थर्ड है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी गिवन अप फॉर ईच यूनिट रिसीव्ड इन ट्रेड बाय अ ट्रेडिंग कंट्री, या फिर द वॉल्यूम एक्सपोर्ट्स। तो क्या है जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको मेजर करती है, बताइए आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि कितनी यूनिट्स हैं गुड्स की जो कि यहाँ पर हमें उसको देनी है, जो जिसके साथ भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि उनकी क्या क्या शर्तें हैं ये बताती हैं कि हमें कितना माल उनको देना है, या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उनके सामने रखनी है ट्रेडिंग करते समय, ये बताती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विच इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट। अब इसमें से कौन से एक्सटर्नल पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बताइए। एक्सटर्नल पेमेंट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे पेमेंट में काम आते हैं। देखिए, एक्सटर्नल पेमेंट की बात करें तो जो हुंडी जो है वो एक्सटर्नल पेमेंट में नहीं आती। हुंडी पर्टिकुलर एक रीजन में चलती है। वो भी रीजन अब अगर हम बात करें तो अब इसका यूज कम हो गया है या फिर ये कहें कि बिल्कुल ही बंद हो गया है। बहुत जगह, छोटी मोटी जगह ऐसी होंगी जहां अभी भी इसका यूज होता होगा, लेकिन अब हर जगह बैंक से पेमेंट होता है, कैश से पेमेंट होता है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ तो एक्सटर्नल की बात की जा रही है, तो एक्सटर्नल में तो मोस्टली ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हुंडी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, द प्राइस ऑफ मनी, थर्ड है द रेट प्रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक, एंड फोर्थ है हमारा द यूनिक रेट। बताइए क्या है रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है किसी भी कंट्री करेंसी की। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप ये नहीं देखते कि हम उसका जो पेमेंट करेंगे वो हमारी करेंसी में करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम उसकी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे करते हैं, यानी कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उसका पेमेंट करते हैं। यहाँ प्राइस ऑफ मनी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और एक्सचेंज बैंक में जो भी रेट प्रिवेलिंग है इससे तो कोई मतलब नहीं है कि उस बैंक में कौन सी रेट प्रिवेलिंग है मार्केट में। एंड द यूनिक रेट, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा उस करेंसी, जो भी कंट्री है उसकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट का अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है the act of simultaneously buying a currency in one market and selling it in another market is called। यानी कि जब भी हम किसी भी करेंसी को एक मार्केट से खरीद कर और उसी समय उसे दूसरे मार्केट में बेचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन, स्पॉटिंग, फॉरवर्डिंग या फिर आर्बिट्रेज। बताइए। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा आर्बिट्रेज। ठीक है। आर्बिट्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हम किसी भी करेंसी को एक मार्केट से परचेस करके दूसरे मार्केट में इसको हम सेल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर सभी गुड्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए हैं उनका रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, विजिबल अकाउंट में, मर्चेंडाइज अकाउंट में या फिर इनविजिबल अकाउंट में। बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो करते हैं हम मर्चेंडाइज अकाउंट में। ठीक है। जितना भी हम उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड हमारा मर्चेंडाइज अकाउंट में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा दे रखा है कैपिटल अकाउंट, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। ये इन सब का मीनिंग आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो प्लीज ये भी बताइए कि आपको इन सब का मीनिंग नहीं पता है। तो जब हम अपनी थ्योरी क्लासेस करेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमें बताइए, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे पॉइंट साथ में डिस्कस करें। आप हमें बता दीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी में वो सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ट्रू है। फर्स्ट है करंट अकाउंट डेबिट मस्ट इक्वल करंट अकाउंट क्रेडिट। सेकंड है हमारा विजिबल मस्ट इक्वल इनविजिबल। थर्ड है हमारा टोटल डेबिट मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट्स। एंड फोर्थ है हमारा डिजायर्ड पेमेंट मस्ट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट्स। बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है।
देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सभी डेबिट हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के। वहीं अगर हम बात करें कि ऑप्शन ए ऑल जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट से, तो ये जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा इक्वल होगा। सेम उसी तरह से विजिबल इनविजिबल में भी ये जरूरी नहीं होता कि इनका जो बैलेंस है वो इक्वल होगा। एंड डिजायर्ड में भी आपको पता होगा कि जो हम डिजायर्ड सोच के चलते हैं कि हमें इतना पेमेंट रिसीव होगा, जरूरी नहीं है एक्चुअल में वही पेमेंट हमें रिसीव हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे डेबिट हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के, और ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। अब इसमें से कौन सा एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड नहीं है? इंटरवेंशन, गोल्ड पॉलिसी, ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर राशनिंग। बताइए, एक्सचेंज कंट्रोल की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए इंटरवेंशन से हम एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरवेंशन किनका होगा ये आप सबको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और जो यहाँ पर मेन रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है उनका इंटरवेंशन होता है, जिसके कारण एक्सचेंज कंट्रोल हमारा यहाँ पर एक्सचेंज जो है जो रेट है हमारे वो कंट्रोल रहते हैं। गोल्ड पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज बना दी जाती हैं जिससे हमारा एक्सचेंज कंट्रोल रहता है। सेम वही ब्लॉक्ड अकाउंट है, अगर वो उस तरह की मनमानी करते हैं अपने अकॉर्डिंग तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारे ही इसकी विधियां हैं। लेकिन राशनिंग यहाँ पे किसी भी तरह से कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राशनिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द IMF इज सेटअप टू। अब जो IMF है जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, ये हमारा सेटअप किया गया था किस लिए? प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू मेंबर कंट्रीज, यानी कि मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। सेकंड है फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करना। थर्ड है सप्लाई गोल्ड टू दी कंट्रीज इन नीड, यानी कि जब कंट्रीज को जरूरत है तो उन्हें गोल्ड की सप्लाई करना। फोर्थ है हमारा कैरी ऑन ऑल दी अबव स्टेटेड फंक्शंस, यानी कि ऊपर जो भी कार्य हमें मेंशन है वो सारे ही सही हैं। बताइए IMF क्यों सेटअप किया गया था? देखिए यहाँ पे IMF की बात की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है मॉनेटरी फंड, यानी कि ये फंडिंग करते हैं जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, और जब भी उनको जरूरत होती है तो उनको ये यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह का फंड देते हैं, तो देखिए ये हमें फंड प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। और अगर हम वही लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म देती है हमारे IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब IBRD को का दूसरा नाम भी हम बात करें तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, हमें मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको, और IMF शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। अब इसमें से कौन सा हमारा कॉम्पोनेंट नहीं है इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का? US डॉलर रिजर्व्स, स्टर्लिंग रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व या फिर बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट। बताइए। देखिए जब भी हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि US डॉलर का उसमें रिजर्व होगा, और पांच मेंबर कंट्रीज हैं जिसका वो रिजर्व रखते हैं अपने पास, जिसमें सेकंड हमारा स्टर्लिंग भी है, ठीक है। फिर है हमारा गोल्ड रिजर्व, गोल्ड रिजर्व भी रखते हैं वहां पे। लेकिन बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह के रिजर्व्स वहां पे मेंटेन किए जाते हैं उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये कंपोनेंट हमारा नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए ये रिपीट हो गया, अगर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वर्ल्ड बैंक को और क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा वर्ल्ड सेंट्रल बैंक या फिर इंटर गवर्नमेंटल बैंक। बताइए।
बहुत ही सिंपल है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था RBILD, ये हमें क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के ही साथ इसकी सिस्टर भी कही जाती है, वो है हमारी क्या, IMF, जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वर्ल्ड बैंक का, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन को अरेंज करना इसका काम है। सेकंड है टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में असिस्ट करना है, हेल्प करना। थर्ड है हमारा टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये लॉन्ग टर्म लोन उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। थर्ड फोर्थ है हमारा टू एनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उनको एनकरेज करना। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता, ये हेल्प करता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि नाम से ही पता चलता है उसके, जो कि है हमारा IBRD। और साथ ही साथ ये जो भी इसकी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज नहीं है लेकिन फिर भी उनको जरूरत होती है, तो कई बार ये उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करने के लिए, और जो डेवलपिंग में है उनको और डेवलप करने के लिए, कि यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती हैं, कि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगा उतने ही ज़्यादा कंट्रीज जो है खुद को डेवलप कर पाएंगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एम्स एट। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका क्या एम है, यानी कि क्या लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज। सेकंड है एनकरेजिंग स्टेट एंटरप्राइज। थर्ड है हमारा एनकरेजिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल इन द वर्ल्ड। एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको जो कि IFC का एम हो सकता है। देखिए जो हमारा IFC है ये हमें लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा IFC प्राइवेट पे फोकस करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू। अब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसको IDA भी बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए IDA, ये किससे एफिलिएटेड है। दी IMF, दी IBRD, दी IFC एंड नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन से ये एफिलिएटेड है। देखिए यहाँ पर IDA की बात करें तो ये जो एफिलिएटेड है वो है हमारे इंस्टीट्यूशन IBRD से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IDA से रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। IDA इज नोन एज, और किस नाम से जानी जाती है, इसको बहुत बार घुमा के भी पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड बैंक, द सॉफ्ट लोन विंडो, द टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, द पॉकेट एडिशन ऑफ IMF। बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें IDA की, तो IDA का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा द सॉफ्ट लोन विंडो। IDA को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द गेट एम्स एट। अब गेट का क्या लक्ष्य है।
गेट की पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रिप्स। ठीक है। ऑप्शंस है कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हवाना चार्टर या फिर कस्टम यूनियंस। बताइए। देखिए गेट का जो एम की बात करें तो इसका एम था जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसको एक्सपेंड करना। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फर्स्ट यूएनसीटीएडी था वो कब आया? 1970, 1964, 1986 एंड 1946 में। बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 1964 फर्स्ट यूएनसीटी 1964 में आया था। नेक्स्ट है द यूएनसीटी 6 वॉज हेल्ड इन द ईयर, कब आयोजित किया गया था? 1980, 1985, 1983 या फिर 1986 में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 1983। ठीक है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।